नमस्कार। चीन का भारत पर हमला, ये बात सुनकर आपको बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि आपने ऐसी खबर ना तो किसी अखबार में पढ़ी, ना ही किसी न्यूज चैनल ने ऐसी कोई खबर ब्रेक की। फिर ये बात अनिल निगम क्यों कह रहा है? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वास्तव में चीन भारत पर हमला कर रहा है। नमस्कार। चीन का भारत पर हमला, ये बात सुनकर आपको बहुत आश्चर्य लग रहा होगा कि आपने ऐसी खबर ना तो किसी अखबार में पढ़ी, ना ही किसी न्यूज चैनल ने ऐसी कोई खबर ब्रेक की। फिर ये बात अनिल निगम क्यों कह रहा है? मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब आप इस वीडियो को देख लेंगे और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि वास्तव में चीन भारत पर हमला कर रहा है। इस बात को मैं अभी हाल में ही घटे एक वाकया से समझाना चाहूंगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी हाल में ही लक्षद्वीप आइलैंड जाते हैं और वहां उन तस्वीरों को वो शेयर करते हैं सोशल मीडिया में, और तस्वीरों को शेयर करते ही मालदीव के 3 मंत्री उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं। सवाल उठता है कि ये तीनों मंत्री क्या स्वेच्छा से जो है ये टिप्पणियां कर रहे हैं या चीन के इशारे पे ऐसा काम किया? आपको बताना चाहूंगा कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज्जू, वो चीन समर्थक हैं। सितंबर 2023 में जो चुनाव हुआ तो उनकी पार्टी भारत विरोध के मुद्दे पर चुनाव जीती। वो लगातार इस बात को कहते रहे कि वो जो वहां पर सेना तैनात है उस भारतीय सेना को, भारतीय सैनिकों को वापस भेजेंगे। भारत विरोध की राजनीति लगातार उन्होंने की, और जैसे ही सितंबर 2023 में वो वहां के राष्ट्रपति चुने गए तो राष्ट्रपति चुने जाने के बाद भारत की यात्रा करने की जगह उन्होंने चीन का चुनाव किया। तो मैं इस विषय पर और विस्तार से बात करूंगा, लेकिन आपको उसके पहले बताना चाहूंगा कि आखिरकार चीन ने, इसके पीछे चीन की क्या राजनीति है और मालदीव ने ऐसा क्यों किया, और इसके पीछे उसका खुद का निहितार्थ क्या है, चीन का निहितार्थ क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीन है, चीन की साम्राज्यवादी नीति रही है, और हमें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि वो पहले भी भारत के खिलाफ 1962 में युद्ध लड़ चुका है। उसके बाद वो लगातार खास तौर से ऑक्साई चीन को लेकर के और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के लगातार LAC का उल्लंघन करता रहा है, और ये सारे प्रयास करने के बावजूद जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने भारत के खिलाफ अप्रत्यक्ष युद्ध छेड़ दिया। और किस तरीके से युद्ध छेड़ा? देखिए कि चूंकि भारत की जो आसपास जो पड़ोसी देश हैं उसकी संरचना ऐसी है कि जो आसपास वाले या पड़ोसी देश हैं वो सामरिक तौर पे, भौगोलिक तौर पर भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन ने क्या काम किया? चीन ने उन पड़ोसी देशों को जो है लालच के टुकड़े फेंकना शुरू किया, और अपनी जो उसकी कर्ज की जाल नीति है और साम्राज्यवादी नीति है उसके माध्यम से उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया और उनको अपने जो है चंगुल में फंसाया। तो सबसे पहले मैं कुछ उदाहरण दूंगा जो पड़ोसी देश हैं भारत के। जैसे सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल में उसने अपने कई प्रोजेक्ट शुरू किए। उसने जो नेपाल है, नेपाल में आज वो सबसे बड़ा निवेशक और ट्रेड पार्टनर है वहां का। वो वहां पर 1.34 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट वहां कर चुका है।
और वहां पर पोर्ट बनाना हो, मॉल बनाना हो, कॉलेजेस बनाना हो और वहां के हाईवेज बनाना हो, वो सभी काम वहां चीन कर रहा है। तो इस तरीके से उसने उसको खूब कर्ज दिया और कर्ज देके अपने चंगुल में फंसाया। और वहां की जो औली प्रधानमंत्री रहे नेपाल के, उन्होंने भारत के साथ जो है चीन के साथ नजदीकी अपनी बढ़ाई और भारत से दूरी बढ़ाई। हालांकि जो प्रचंड प्रधानमंत्री वहां आए, उन्होंने जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश की, भारत के साथ रिश्ते सुधारे। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण बताऊंगा, म्यांमार और बांग्लादेश पर भी उसने चीन ने अपना निशाना साधा। क्या किया? म्यांमार में उन्होंने जो है लगातार जो है ऋण दिया म्यांमार को, और वहां पर अपनी एक जो उसकी पॉलिसी है कि वहां पर जो आर्थिक गलियारा, हाई स्पीड ट्रेन है ना, हाईवे प्रोजेक्ट और राखाइन में पानी के भीतर बंदरगाह बनाने के लिए, इस तरीके से कई प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किए, लगातार उसको लोन दिया। और रोहिंग्या के मामले में जब पूरे विश्व ने जो है म्यांमार को लताड़ा, उस दौरान चीन उसके साथ खड़ा रहा ताकि उसकी सिंपैथी वो गेन सके और उसका शुभचिंतक उसने बनने की कोशिश की। इसी तरीके से बांग्लादेश का उदाहरण है। बांग्लादेश में भी देखिए चीन क्या कर रहा है, अपनी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए वो म्यांमार में जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया। 2016 में उसने उसको अपने चंगुल में फंसाया और वहां का जो पारा बंदरगाह है उसको बनाने का भी काम जो है चीनी कंपनी ने किया। $600 मिलियन वहां पर निवेश भी किया। अब इसी तरीके से पाकिस्तान की जो कहानी है वो किसी से छिपी नहीं है। जो बालूचिस्तान इलाका है, वहां पर जो ग्वादर पोर्ट है उसको बनाने का काम उसने किया, और पाकिस्तान को इतना कर्ज से ला दिया कि चाह कर भी पाकिस्तान चीन से अब दूरी नहीं बना सकता है। वहां पर उसने अपनी एक जो परियोजना है वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत उसने आर्थिक गलियारा बनाया। वहां पर आज वो रोड्स बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, और एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि ग्वादर में उसने एक कॉलोनी बना ली है जिसमें 5 लाख चीनी रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो भौगोलिक तौर पे जो है किस तरीके से अपना धीरे धीरे वहां नियंत्रण उसने बनाया। अब जो अगला पड़ोसी है भारत का, देखिए वो है श्रीलंका। श्रीलंका की कहानी हमें पता है कि किस तरीके से उसने वहां पर जो है वहां के बंदरगाह बनाए, फिर इसके बाद धीरे धीरे बंदरगाह लीज पर ले लिए और फिर उस पर कब्जा कर लिया। और ये भी हमें अच्छी तरीके से पता है कि 2022 में किस तरीके से जो है श्रीलंका कर्ज के बोझ तले लद गया, और लदने के बाद जो है वहां पर जो है वो दिवालिया हो गया। दिवालिया होने के बाद किस तरीके से वहां की जनता ने वहां पर खूब बवाल काटा और किस तरीके से वहां हंगामा हुआ, वो सब हम लोगों को पता है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरीके से अब भूटान और अफगानिस्तान को लगातार वो अपने चंगुल में अपनी कर्ज जाल नीति के माध्यम से फंसाने की कोशिश चीन करता रहा है और बहुत कुछ उसमें सफल भी रहा है। तो भूटान भी जो है महत्वपूर्ण है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से, तो उसको भी लगातार जो है अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता रहा है। आपको बता दूं कि जो भारत और मालदीव के बीच जो है विवाद क्या है, विवाद कैसे हुआ। अब मालदीव में भी लगातार चीन जो है अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अधिक सपोर्ट लेने के लिए, आर्थिक मदद लेने के उद्देश्य से ही जो है जो मालदीव के राष्ट्रपति है मोइजू, वो चीन की यात्रा पर थे। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जिस तरीके से जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जो है लक्षद्वीप जाते हैं और वहां से कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, तो सोशल मीडिया में ये विवाद शुरू हो जाता है। मतलब लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना शुरू हो जाती है। इसी दौरान ये 3 जो मंत्री हैं मालदीव के, वो उस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। तो ये जो आपत्तिजनक टिप्पणी है वो निसंदेह
चीन के इशारे पे की गई। अब देखिए, एक चीज है कि जब ये देखा वहां मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने कि जिस तरीके से उनके मंत्रियों ने चीन के इशारे पे या उनके इशारे पर जो है टिप्पणियां की, आपत्तिजनक टिप्पणियां की, उसका बहुत तेजी से भारत में विरोध शुरू हो गया और उनके ही देश मालदीव में भी उसका विरोध शुरू हो गया। और चूंकि मालदीव की जो इकोनॉमी है वो निर्भर है टूरिज्म पे, और टूरिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा जो है और इकोनॉमी का, जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों से आता है। ऐसी स्थिति में यहाँ की जो भारतीय ट्रेवल एजेंसीज हैं उन्होंने अपनी सारी जो बुकिंग्स हैं वो रद्द कर दी और यहाँ पर बायकॉट, भारत के अंदर बायकॉट मालदीव का कैंपेन शुरू हो गया और मालदीव के अंदर जो है जो सरकार को हटाने की आवाज उठने लगी। ऐसी स्थिति में मोइजू एक्शन में आ गए और उनको मजबूरी में अपने उन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि जो इन तीनों मंत्रियों का सस्पेंशन एक आईवाश कहा जाएगा और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें लगा कि अब सीधे सीधे जो चोट है उनकी अर्थव्यवस्था पर होने वाली है, इसलिए मजबूरी में उसको एक्शन लेना पड़ा। और लेकिन मोइजू चूंकि खुद भारत विरोध के आधार पर चुनाव लड़े थे, लगातार वो आरोप लगा रहे थे। 2022 में उन्होंने आरोप लगाया, फिर उनकी जब सरकार बनी उसके बाद भी उन्होंने कहा कि किस तरीके से भारत के हाथों जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वहां के सोली, वो उनको बेचने का आरोप लगाया मालदीव को। तो इस तरीके से अनर्गल चीजें पहले से चल रही थी और चुनाव के दौरान उन्होंने ये कहा था कि वो जो है भारत से दूरी बनाएंगे और जो वहां के सैनिक हैं जो वहां तैनात है मालदीव में उनको वो वापस भेजेंगे। तो इस तरीके की राजनीति वो लगातार कर रहे थे। तो ये जो घटना घटी कोई बहुत आश्चर्यपूर्ण नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से वो चीन के हाथों में खेलने लगे वो जरूर आश्चर्यजनक चीज थी। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मालदीव और भारत है इनके जो संबंध हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। मालदीव भारत का एक बहुत अच्छा मित्र रहा है और भारत हमेशा मालदीव के साथ संकट के दौर में खड़ा रहा है। 1988 में जब वहां कुछ विद्रोही गुटों ने वहां का तख्ता पलट दिया तो मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत के 500 सैनिकों ने 16 घंटे के अंदर ऑपरेशन कैक्टस चला के वहां जो है सत्ता को स्टेबलाइज कर दिया। और इसी तरीके से और भी कई मौकों पे जो है भारत ने जो है मालदीव की मदद की। 2004 में जब वहां सुनामी आई तो भारत ने बाकायदे जो है मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचाई। 2018 में 140 करोड़ डॉलर का आर्थिक सहयोग प्रदान किया। इसी तरीके से जब वहां चेचक महामारी का रूप ले चुकी थी तो वहां पर भारत ने अपने 30,000 टीके मुहैया कराए। और 2020 में जब कोरोना आया, कोरोना के बाद भारत ने टीके विकसित किए तो वो टीके भी जो बहुत ही खुले हृदय के साथ वहां पर भेजे। इसी तरीके से 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव को 4 करोड़ डॉलर जो है मुहैया कराए। अब इतने अच्छे संबंध भारत और मालदीव के बीच में और अचानक इस तरीके का मालदीव का रवैया हो जाना, एकदम विरोध में उतर जाना सभी को आश्चर्यचकित करता है। और ऐसे में कुछ सवाल उठते हैं कि आखिरकार मालदीव ने ऐसा क्यों किया, क्या ऐसा कारण है जिसके चलते, और चीन मालदीव को अपने एक टूल के तौर पर, एक हथियार के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके पीछे ड्रैगन की मंशा क्या है। वो मालदीव को ढाल बनाने का सबसे बड़ा जो कारण है, आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमने देखा कि G20 का सम्मेलन भारत में हुआ, किस तरीके से बहुत ही सफलतापूर्वक उसका आयोजन किया। ब्रिक्स सम्मेलन में किस तरीके से भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा हमने देखा कि हाल ही में किस तरीके से
अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर आया। ये चीन को रास नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो एशिया महाद्वीप है उसकी ही दादागिरी चलनी चाहिए, और यही कारण है कि वो लगातार जो है भारत को, चूंकि देखिए मालदीव की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, जितने भी ये सार्क कंट्रीज हैं वो सब सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मतलब फ्रंट पे लड़ाई लड़ने की चीन कोशिश कर चुका है, गलवान घाटी में जो है अवैध घुसपैठ कर चुका है, अक्साई चीन को लेकर के लगातार वो जो है LAC का उल्लंघन करता रहता है। तो उसको ऐसा लगता है, लेकिन जब जब उसने ये प्रयास किए तब तक उसे मुंह की खानी पड़ी है। ऐसी स्थिति में उसे लगता है कि वो भारत के साथ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर सकता है, तो वो किस तरीके से जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनको अपनी जो है कर्ज जाल नीति में फंसाए और उनको लुभाए, कर्ज का वो देकर के मतलब लालच देकर के, और वो धीरे धीरे भारत को कमजोर कर दे। इस तरीके से वो भारत से अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में लगातार हमला कर रहा है। तो मेरा मानना है कि उसके लिए जो है भारत तो सतर्क है ही, लेकिन ये जो छोटे छोटे देश हैं उनको भी इस बात को समझने की जरूरत है कि चीन वास्तव में उनका हितैषी नहीं है, उनका शुभचिंतक नहीं है, बल्कि वो धीरे धीरे उन पर इस तरीके की अपनी रणनीति के तहत उन पर धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमाएगा और साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना विस्तार करेगा। मित्रों, मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे इस वीडियो के शुरुआत में बात कही थी कि चीन भारत पर हमला कर रहा है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि चीन किस तरीके से भारत में प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर हमला कर रहा है। मित्रों, मुझे लगता है कि जो मैंने आपसे आज ये जो है बात शेयर की है वो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये बात आपको पसंद आई और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।